सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। मैं विकास सर आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पशुपालन, यानी कि इसको अंग्रेजी में एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में, यानी कि पशुपालन होता क्या है, इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो पहले परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि एनिमल यानी कि एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन कहते किसे हैं। परिभाषा में देखिए, पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी विज्ञान है जिसमें उनका आवास, आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? पशुपालन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम आवास, उनका किस प्रकार पशु रह रहे हैं, कितना डिस्टेंस रखना है, किस प्रकार आवास उनका बनाना है, एक तो इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। दूसरा, उनके राशन, यानी कि जैसे छोटे पशु हैं उनको कितना राशन देना है, और गाभिन पशु हैं उनको कितना राशन देना है। ठीक है, राशन। उसके बाद प्रजनन, यानी कि प्रजनन से संबंधित नई नई नस्लों को विकास करना, नई नई ब्रीड को लेके आना, प्रजनन के अंदर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, उनकी रोकथाम क्या है, किस प्रकार के उनके लक्षणों से हम पहचान कर सकते हैं, वो सब हम स्वास्थ्य के संबंधित चीज़ों में अध्ययन करते हैं। तो उसके साथ साथ पशुओं से अधिक लाभ प्राप्त करना, ठीक है, यही हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। यानी दोस्तों, अभी आप लोग जाने कि एनिमल हस्बेंड्री की परिभाषा जाने। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि एनिमल प्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि सब पशुओं का हम चयन नहीं कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। जैसे गधा हो गया, हाथी हो गया, इन सब पशुओं को हम चयन नहीं करते हैं। मुख्य रूप से कुछ पक्षियों का चयन करते हैं और कुछ जानवरों को चयन करते हैं। जैसे हम एनिमल हस्बेंड्री हम किसका अध्ययन करते हैं? गाय ले लेंगे, भैंस ले लेंगे, भेड़, बकरी, ऊँट और मुर्गी। ठीक है, मुर्गी पक्षी वर्ग में मुर्गी को रखा जाता है क्योंकि हम इससे अंडा और मांस दोनों उत्पादन के लिए हम इसको लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रोडक्शन के रूप में मिलता है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री में हम मुख्य रूप से हम दूध का ही प्रयोग करते हैं। अधिकतर हमारा जो भारत है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए ही एनिमल हस्बेंड्री में यूज किया जाता है। ठीक है, दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा, उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे दूध से हम क्रीम बनाते हैं, उसके बाद दही बनाते हैं, मक्खन बनाया जाता है, मक्खन से घी बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया हमारा मिल्क द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद मावा तैयार किया जाता है, छेना बनता है, पनीर बनता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें गाय और भैंस से दूध से प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा हम एनिमल में किन किन चीज़ों के लिए और भी हम पशुओं को पालते हैं, जैसे हम मांस उत्पादन के लिए पालते हैं, ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। भेड़ का हम ऊन उत्पादन के लिए पालते हैं और मांस उत्पादन दोनों के लिए पाला जाता है। उसके बाद अंडा उत्पादन के लिए, जैसे व्हाइट लेग हॉर्न जो मुर्गी होती है सबसे ज़्यादा अंडा देती है। ठीक है, ये अंडा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से इसको पाला जाता है। उसके बाद हम गोबर का प्रयोग करते हैं। गोबर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम ऊपरी के रूप में, यानी कि ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। उसके अलावा हम चमड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सींग का प्रयोग करते हैं और उनके हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों का, जैसे सींग और हड्डियों से हम बहुत प्रकार की खाद बनाई जाती हैं, यूरिया वगैरह, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम कुछ बात करने वाले हैं, यानी कि पशुपालन की शब्दावली। कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं एग्जामों में कि हमको मालूम नहीं होता कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या चीज़ पूछ रहा है, क्या उसके मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे चयन पूछता है, सिलेक्शन मतलब होता क्या है एनिमल हस्बेंड्री में, यानी कि जीपीवी में अलग होता है इसका मतलब, और एनिमल हस्बेंड्री में अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी झुंड अथवा समूह में से किसी अपनी इच्छा अनुसार उत्तम और इच्छित, यहाँ पर पूछा हुआ है उत्तम और इच्छित, यानी कि अच्छी नस्ल का हो। ठीक है, चाहे वो दुधारू हो गाय, चाहे हम भारवाही के रूप में हम उसका नर बछड़े का प्रयोग कर सकते हैं। इच्छित गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना ही हमारा क्या कहलाता है? ये चयन कहलाता है, यानी कि सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, अगली मेरे दोस्त आ रही है कलिंग, यानी कि एग्जामों में बहुत बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AO आप लोग देखे होंगे, बहुत बार पूछा है कलिंग होता क्या है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा बीमार अथवा अवांछित या अनुत्पादक गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना ही हमारा क्या कहलाता है? ये कलिंग कहलाता है। कलिंग होता क्या है? जैसे कोई पशु बीमार हो गया या हमारे योग्य नहीं है, ना दूध दे पा रहा है, ना ही वो हमें जुताई के रूप में हम उसका प्रयोग कर ले रहे हैं,
ठीक है, या अनुपादक गुण वाले पशुओं को अलग करना ही हमारा क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। अब तीसरी शब्दावली हमारी आ रही है, तो तीसरी शब्दावली हमारी है यानी कि डोकिंग। डोकिंग किसे कहते हैं, ठीक है, और किन पशुओं में किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर आप लोगों को एग्जामों में देखने को मिलता है, ठीक है, कि डोकिंग क्रिया किस में की जाती है, कौन से पशु में की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डोकिंग जो क्रिया है ये भेड़ में की जाती है। किस में की जाती है, भेड़ के अंदर की जाती है। क्या होता है, भेड़ में पूंछ काटना ही हमारा क्या कहलाता है, ये डोकिंग कहलाता है। पूछता है एग्जामों में कि कितने सप्ताह पर करते हैं, कितने मंथ पे करते हैं, ठीक है, तो जन्म से लेके 1 से 2 सप्ताह के अंदर ये प्रक्रिया कर दी जाती है। यानी कि डोकिंग की क्रिया कब करते हैं, 1 से लेके 2 सप्ताह के अंदर डोकिंग क्रिया करके समाप्त कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथी शब्दावली हमारी आ रही है यहाँ पे, यानी कि डिसबडिंग। डिसबडिंग क्या होता है और डीहॉर्निंग क्या होता है, ठीक है। इसमें देखिए पशुओं में सींग को हटाना ही हमारा क्या कहलाता है, डिसबडिंग कहलाता है या डीहॉर्निंग कहलाता है, ठीक है। डीहॉर्निंग वैसे मुख्य रूप से एनिमल में किया जाता है। डिसबडिंग यानी कि जैसे आप ग्लोरियोलस फ्लावर्स वगैरह में ऊपर की कलिका को हटाना ही हमारा क्या कहलाता है, ये डिसबडिंग कहलाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर वगैरह में अधिकतर ये शब्दावली आती है, लेकिन यहाँ पर ये इसको भी लिया गया है क्योंकि पशुओं के सींग को हटाना ही, काटना ही हमारा क्या कहलाता है, डिसबडिंग या डीहॉर्निंग कहलाता है। इसकी उम्र का कितने सप्ताह पर करते हैं, उम्र भी ध्यान रखेंगे कि यानी कि डिसबडिंग और डीहॉर्निंग के लिए सबसे अच्छी जो उम्र मानी गई है 1 से लेकर 2 सप्ताह की उम्र अच्छी मानी जाती है, ठीक है। ये डीहॉर्नल एक यंत्र आता है, उसके द्वारा दाग देते हैं या सींगों को काट देते हैं, या कास्टिक पोटास द्वारा भी उसको नष्ट किया जाता है। कई प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो 5वीं विधि आ रही है शब्दावली, यानी कि डिबकिंग। डिबकिंग क्या होता है, ये डिबकिंग किस में किया जाता है, मुर्गियों में किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है, मुर्गियों में किया जाता है। मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच काटना क्या कहलाता है, हमारा डिबकिंग कहलाता है, ठीक है। और किस यंत्र द्वारा करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिबकिंग किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो डिबकिंग जो है ये किया जाता है डिबकल द्वारा। किसके द्वारा, डिबकर द्वारा किया जाता है। ये भी पूछा जाता है एग्जामों में कि ऊपर की चोंच कितनी काटी जाती है और नीचे की चोंच कितनी काटी जाती है, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर की जो चोंच है वो मेरे दोस्त 1/4 भाग काटी जाती है। कितनी, 1/4 भाग ऊपर की चोंच काटेंगे और नीचे की जो चोंच रहेगी वो 1/8 भाग काटते हैं। ये आप याद रखेंगे। अगली शब्दावली हम लेके आ रहे हैं, 6वीं शब्दावली हमारी जो है वो है यानी कि डीवर्मिंग। डीवर्मिंग क्या होता है, डीवर्मिंग यानी कि मुर्गियों के पेट और आंतों से कृमियों को मुक्त करना ही क्या कहलाती है, डीवर्मिंग हमारी कहलाती है। उसके बाद कैनाबोलिज्म पूछता है एग्जामों में, देखते हैं कैनाबोलिज्म पूछता है किस में किया जाता है, ठीक है। ये मुर्गियों को चोंच मारकर आपस में घायल कर देती हैं। ये बहुत बेकार आदत होती है इनकी कि जैसे इनकी चोंच बड़ी हो जाती है तो आपस में क्या होती है, लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को घायल करती हैं, हानि पहुंचाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कैनाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, यानी कि पक्षियों में ऐसा क्यों होता है, ये NaCl यानी कि पोषक तत्व की कमी के कारण क्या होता है, ये कैनाबोलिज्म में लक्षण आ जाते हैं मुर्गियों में, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो डीवर्मिंग है ये कब किया जाता है, ये जब पशुओं की यानी कि मुर्गियों की जब 4.5 माह की हो जाती हैं पहली बार तब करते हैं, और दूसरी बार यानी कि जब मुर्गी की उम्र 6 माह की हो जाती है तब हम ये डीवर्मिंग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट शब्दावली, तो अब जो है हमारी शब्दावली है 8 नंबर, केपोनाइजेशन, ठीक है, जिसको बधियाकरण कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जामों में पूछा जाता है कि केपोनाइजेशन किस में किया जाता है। कई ऑप्शन देते हैं, गाय, भेड़, बकरी, इस प्रकार के ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये किस में किया जाता है, मुर्गे में किया जाता है, ठीक है। केपोनाइजेशन क्रिया किस में, यानी कि बधियाकरण किस में किया जाता है, ये मुर्गे के अंदर किया जाता है। होता क्या है, मुर्गे की प्रजनन क्षमता समाप्त करना ही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, यानी कि केपोनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। उम्र का भी ध्यान रखेंगे, किस उम्र पर किया जाता है, तो उम्र उसकी 10 माह होनी चाहिए, 10 माह पर यह किया जाता है, ठीक है। इसका केपोनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि अधिक मांस उत्पादन करने के लिए, अच्छा मांस उत्पादन करने के लिए हम केपोनाइजेशन क्रिया करते हैं, ठीक है, मुर्गों में। और एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है, किस प्रकार करते हैं, उसमें एक हार्मोन्स होता है गले के पास, जैसे मुर्गा होता है उसके गले के पास थोड़ा चीरा लगाएंगे, चीरा लगाने के बाद उसमें ये डाईइथाइल सिल्वेस्ट्रॉल, ये हार्मोन्स उसके अंदर लगा दिया जाता है। लगाने के बाद वहाँ पट्टी लगा दी जाती है, पट्टी लगाने के बाद कुछ समय बाद उस मुर्गे के अंदर मुर्गियों के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। इसी विधि को क्या कहते हैं, केपोनाइजेशन कहा जाता है।
आज की शब्दावली दोस्तों इतने ही, जाकि अगर ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आप लोगों को याद भी नहीं होगा। तो आज की जो 8 शब्दावली बताए हैं इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम नेक्स्ट जो जितनी भी शब्दावली बची हुई है उसको हम कल लेके आएंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।